नमस्कार, मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के सीरीज 2 के 5वें अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक ऐसी अनूठी शख्सियत के बारे में जो जीवन भर विज्ञान और धर्म की भूल भुलैया में झूलते रहे, जिन्होंने भारत जैसे देश को दो महामारियों की वैक्सीन बनाकर दी, जिनके नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में है, लेकिन बहुत कम भारतवासियों को उनके बारे में पता है। हम आज बात करेंगे वाल्डेमर हॉफकिन के बारे में। उनका जन्म सोवियत यूनियन के एक प्रांत में हुआ। साल था 1860। सोवियत यूनियन का वो प्रांत अब एक स्वतंत्र देश बन चुका है, जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन में 1860 के समय यहूदियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय सोवियत यूनियन में जार का शासन था और यहूदियों के प्रति हिंसा आम बात थी। वाल्डेमर हॉफकिन भी एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। ऐसी ही किसी हिंसा का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने युवा यहूदियों की एक संस्था की सदस्यता ली और एक बार एक यहूदी परिवार का घर बचाते समय वो घायल भी हो गए और गिरफ्तार भी हुए। उनके ऊपर मुकदमा चला, लेकिन उनके बचाव में एक शख्सियत आई जिनका नाम था एली मैकनिकोफ। ये वही एली मैकनिकोफ है जिन्हें आगे चलकर पोल एहरलिच के साथ इम्यूनोलॉजी में रिसर्च के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वाल्डेमर उनके भक्त हो गए, उनके चेले बन गए। अगले 4 साल तक वो एली मैकनिकोफ के सानिध्य में पढ़ाई करते रहे। बीएससी की पढ़ाई करने के बाद उन्हें यूक्रेन के ही जूलॉजिकल म्यूजियम में एक छोटी सी नौकरी मिली। 1882 यानी 1882 से लेकर अगले 6 साल तक वो वहीं उसी नौकरी पर कार्य करते रहे। 1888 में एक घटना हुई। उनकी नियुक्ति प्रोफेसर के पद पे होनी थी, किंतु केवल यहूदी होने की वजह से उन्हें इस नियुक्ति से मना कर दिया गया। तब वाल्डेमर ने देश छोड़ने का निर्णय लिया और 1888 में ही वो स्विट्जरलैंड चले गए और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा में नौकरी मिली, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और लगभग 1 साल कार्य करने के बाद वाल्डेमर हॉफकिन फ्रांस के पेरिस पहुंच गए, लुई पास्चर के सानिध्य में काम करने के लिए, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में जिसका नाम था पास्चर इंस्टीट्यूट। यहां पे उनके पुराने गुरुदेव एली मैकनिकोफ भी कार्यरत थे। उन दोनों के दिशा निर्देशन में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। यहां यह भी बता दूं कि पास्चर इंस्टीट्यूट में उन्हें रिसर्च स्कॉलर की नौकरी नहीं मिली थी, उन्हें टीचिंग फैकल्टी की नौकरी नहीं मिली थी, बल्कि एक लाइब्रेरियन के पद पर वो कार्यरत थे। उसके बावजूद भी उन्होंने रिसर्च करना प्रारंभ किया। 19वीं शताब्दी के अंदर 5 बार पूरे विश्व में हैजे की महामारी फैली थी। इसलिए वाल्डेमर ने भी ये निर्णय लिया कि वो हैजे से संबंधित वैक्सीन की खोज के क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनकी मेहनत रंग लाई और 1892 में यानी 1892 में लगभग 3 साल के कार्य के बाद उन्होंने हैजे की वैक्सीन बना ली। लेकिन हैजे की वैक्सीन के लिए उन्हें कोई भी इंसान नहीं मिला जिस पर वो इसका प्रयोग कर सकते। इसलिए उन्होंने इसका पहला मानवीय प्रयोग स्वयं पर किया और यह प्रयोग सफल रहा। और लेकिन उसके बावजूद भी उनके सहयोगी, उनके मार्गदर्शक, उनके गाइड एली मैकनिकोफ और यहां तक कि स्वयं लुई पास्चर भी
उनकी इस खोज से सहमत नहीं थे, उनकी अनुशंसा नहीं थी, इसलिए यूरोप के हैजे के रोगियों को यह वैक्सीन नहीं दी जा सकी। 1892 का समय था, 1892। धीरे धीरे यूरोप में हैजे की महामारी खत्म हो गई, लेकिन एक दिन वाल्डेमर को पता चला कि भारत में भी यह बीमारी महामारी के रूप में फैली हुई है। वो चाहते थे कि उन्हें भारत जाने का और अपने वैक्सीन के प्रयोग करने का अवसर मिले। इसी दौरान उन्हें इंग्लैंड के फ्रांस में राजदूत लॉर्ड डफरिन मिले। लॉर्ड डफरिन इससे पहले भारत में काम कर चुके थे। उनके दखल के बाद, उनकी अनुशंसा पर वाल्डेमर को 1893 में 1893 में भारत आने का अवसर मिला और साथ ही अपने वैक्सीन के प्रयोगों की अनुमति दी। लेकिन भारत पहुंचे तो कई तरह के विरोध, कई तरह के प्रदर्शन उनके खिलाफ हो रहे थे। उसके दो कारण थे कि जिस वैक्सीन को यूरोप में प्रयोग की अनुमति नहीं मिली, उसका प्रयोग भारत में कैसे किया जा सकता है। और दूसरा कारण यह था कि भारत के लोग महामारी को दैवीय आपदा मानते हैं और किसी भी दैवीय आपदा में कोई भी एलोपैथी दवा या वैक्सीन लेना वर्जित माना जाता है। इसलिए वाल्डेमर को शुरुआती दिनों में यहां काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हीं दिनों सेना में भी हैजा फैल चुका था, तो सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने वाल्डेमर को सेना की छावनियों में बुलाया और अपने सैनिकों को यह वैक्सीन दिलवाया। चाय के बगानों में बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करते थे, वहां भी हैजा फैलने की आशंका थी। वहां भी मजदूरों को यह वैक्सीन दिया गया। कुछ जेलर भी इसमें आगे आए और उन्होंने अपने कैदियों को ये वैक्सीन दिलवाई। इस प्रकार कुल 42,000 लोगों को यह वैक्सीन दी गई। और आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उनके इस वैक्सीन के प्रयोग से भारत जल्दी ही हैजा मुक्त हो गया। लेकिन इस पूरे कार्य में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। अब तक 1896 आ चुका था, 1896 ये समय था, अक्टूबर 1896 का। अब वाल्डेमर वापस पेरिस लौटना चाहते थे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन तब तक भारत में एक दूसरी स्वास्थ्य आपदा ब्यूबोनिक प्लेग फैल चुका था। लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वो वहीं रुकें और उनको एक छोटी सी लेबोरेटरी बना के दी गई मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर में। एक छोटी सी लेबोरेटरी और 3 उनको असिस्टेंट दिए गए और उनसे आग्रह किया गया कि वो प्लेग की वैक्सीन बना कर दे। उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उनकी दिन रात काम करने की शैली ऐसी थी कि उनके कार्यशैली से परेशान होकर एक असिस्टेंट नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया और उसने काम छोड़ दिया। उनके बाकी बचे 2 असिस्टेंट भी चुपचाप बिना कारण बताए और काम छोड़कर चले गए। लेकिन धुन के पक्के वाल्डेमर ने अकेले ही सिर्फ 3 महीने के समय में और प्लेग की वैक्सीन बना ली। लेकिन समस्या फिर वही थी, इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा रहा था। कोई भी व्यक्ति प्लेग की वैक्सीन के परीक्षण के लिए तैयार नहीं था। इस बार भी स्वयं वाल्डेमर आगे आए। उन्होंने प्लेग की नई वैक्सीन का पहला परीक्षण स्वयं पर किया और जब खुद पर यह प्रयोग सफल रहा तो मुंबई की भायखला जेल के 17 कैदियों पर भी इसका परीक्षण किया गया। हालांकि इसमें 7 कैदियों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उस जमाने में कैदियों पर दवाओं के, वैक्सीन के इस प्रकार के प्रयोग
आम बात थी और अंततः इस प्रकार विभिन्न परीक्षणों से गुजरते गुजरते प्लेग की वैक्सीन को भारत में आधे अधूरे मन से ही सही मान्यता दे दी गई। अन्य वैक्सीन की तरह वाल्डेमर की वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट थे, लेकिन कहा जाता है कि वाल्डेमर की प्लेग वैक्सीन की वजह से महामारी में मरने वाले लोगों की संख्या में 50% तक की गिरावट आई और यह किसी महामारी में लाखों लोगों की जान को बचाने का एक अनूठा मामला था, अनूठा प्रयास था। इधर भारत में प्लेग की यह वैक्सीन इतनी लोकप्रिय हुई कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यह एंटी प्लेग वैक्सीन के रूप में जाने लगी और लोग उन्हें जगह जगह आमंत्रित करते थे कि उस पर एक राज्य के उस एक प्रांत के लोगों को यह वैक्सीन दी जाए और 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन उस जमाने में दी गई। जब इसी वैक्सीन का प्रयोग करते करते वाल्डेमर पंजाब पहुंचे, वहां पे एक हादसा हुआ जिसे विज्ञान जगत में, मेडिकल जगत में मुल्कोवाल हादसा के नाम से जाना जाता है, मुल्कोवाल डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 1902-1903 में 1902 और 1903 में वाल्डेमर पंजाब के दौरे पे थे। वहां हजारों लोगों को वो प्रतिदिन अपने दिशा निर्देशन में अपने सहायकों के माध्यम से यह वैक्सीन देते थे। मुल्कोवाल गांव के सैकड़ों लोगों को भी यह वैक्सीन दी गई, लेकिन यह वैक्सीन देने के 3 दिन के अंदर वहां 19 पंजाबी गांव वालों की जान चली गई। उनके अंदर हालांकि टिटनस के लक्षण पाए गए, जिसका प्लेग से शायद कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेवारी, इसका पूरा आरोप वाल्डेमर पे लगा। वाल्डेमर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उस समय तक वो मुंबई की ग्रांट मेडिकल कॉलेज में बनी अपनी रिसर्च लेबोरेटरी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके खिलाफ जांच आयोग बिठाया गया, उन्हें वापस पेरिस लौटना पड़ा। वो इस जांच आयोग के सामने पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना पक्ष रखते रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जांच समिति में उस जमाने के सबसे बड़े वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस भी शामिल थे, जिन्हें मलेरिया से संबंधित खोजों के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। लेकिन जब जांच की रिपोर्ट आई तो वाल्डेमर को क्लीन चिट दे दी गई और बताया गया कि इसमें वाल्डेमर की गलती नहीं थी, बल्कि मुल्कोवाल का जो एक सहायक था उनका, उसने वैक्सीन की बोतल पर एक बिना स्टरलाइज किया हुआ कैप, बिना स्टरलाइज किया हुआ ढक्कन लगा दिया था, जिससे सारी की सारी वैक्सीन कंटामिनेटेड हो गई थी। इस क्लीन चिट मिलने के बाद वाल्डेमर वापस भारत आए, लेकिन जब भारत आए और जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर अब तक उन्हीं के नाम पर हॉपकिन इंस्टीट्यूट रख दिया गया था, मुंबई में उसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पद पर किसी अन्य व्यक्ति को काबिज किया जा चुका था। इसलिए उन्हें बंगाल में कोलकाता में एक बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने बाकी समय वहीं गुजारा। इसके बाद उन्होंने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया और 1914 में वो अपने पद से रिटायर हो गए। 1914 में रिटायरमेंट के बाद वो यहां से फ्रांस गए, फ्रांस से स्विट्जरलैंड चले गए और स्विट्जरलैंड में ही उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा। यहां मैं एक चीज उनके जीवन से जुड़ी हुई और बताना चाहूंगा, वो ये कि कलकत्ता प्रवास के दौरान वो जैन धर्म के अहिंसावाद से बहुत प्रभावित हुए
और जिस वाल्डेमर हॉपकिन ने पूरे जीवन भर चूहों पर, मेंढकों पर, अन्य जीव जंतुओं पर, कैदियों पर और यहां तक कि स्वयं पर वैक्सीन के प्रयोग किए, दर्दनाक प्रयोग किए, जिसमें मृत्यु भी हो सकती थी, ऐसे प्रयोग किए, वो व्यक्ति जैन धर्म के अहिंसावाद से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में जीव जंतुओं पर किसी भी प्रकार के परीक्षण करना बंद कर दिया। और यहां तक कि एक बार अपने एक वरिष्ठ सहयोगी को उन्होंने इस बात के लिए जोर से डांटा क्योंकि वो उस समय केंचुए का डिसेक्शन कर रहे थे। तो ये थी एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत कम लोगों को भारत में पता है। जीवन के अंतिम क्षणों में उनका रुझान पुनः यहूदी धर्म की ओर हो गया। उनको विभिन्न पुरस्कार मिले, लेकिन भारत में उन्हें जो अपार स्नेह, अपार सम्मान मिला वो अद्वितीय था। उनके ऊपर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम था महात्मा हॉपकिन। वो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। हम धर्म और विज्ञान की कसम में पूरे जीवन झूलने वाली इस अनोखी शख्सियत वाल्डेमर हॉपकिन को किस्सा गोई के दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वाल्डेमर हॉपकिन की यह जीवनी, प्रेरणादायी जीवनी, कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा साबित हो सकती है। अगले अंक में ऐसी ही किसी शख्सियत से फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।